एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 69,000 जो प्राइमरी टीचर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग एसएसटी पार्ट करते हैं। इससे पहले हमने हिंदी इंग्लिश पार्ट कंप्लीट कर दिया है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लोग एसएसटी करेंगे और इसके अलावा पार्ट 3 में हम लोग मैथ्स करेंगे। पार्ट 2 में एसएसटी और करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उस जूनियर असिस्टेंट टीचर से पहले इस पेपर को देखकर ज़रूर जाइएगा। तो हम एसएसटी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो आईएनसी थी और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ है वो 1885 में हुआ है और इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम। और इस जो फर्स्ट सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ये 1885 में हुआ था। उसके बाद सेकंड हुआ था 1886 में, वो उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोज़ी। और थर्ड हुआ था उसके बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पर थर्ड पूछा है, यहाँ पर पूछा है मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा है, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाता है। और ये कौन सा था? थर्ड सेशन था। फिर फोर्थ में जॉर्ज जूल होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है बॉम्बे में होता है, ये 1885 से स्टार्ट होती है। बॉम्बे में होता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसमें प्रेसिडेंट होते हैं। सेकंड होता है कलकत्ता में 1886 में, उसके दादा भाई नौरोज़ी होते हैं। थर्ड होता है बदरुद्दीन तैयब जी, इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ये मद्रास में होता है। और फोर्थ होता है इलाहाबाद में, जिसके जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये थी कुछ फर्स्ट फोर्थ आईएनसी। तो देखिए, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लीडर हु डाइड ऑफ इंजरीज फ्रॉम लाठी चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें लाठी चार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसमें लाला लाजपत राय की बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, ये साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया था और इसके खिलाफ प्रदर्शन हो क्यों रहा था? क्योंकि इसमें क्या था कि इंडियन मेंबर उनको मना कर दिया गया था, वो उस कमेटी में नहीं शामिल हो सकते थे, सिर्फ वाइट पीपल ही इसमें हो सकते थे। तो इसके खिलाफ जो है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कमेटी थी, इस पर पॉलिटिकल लिए जाते, तो इसलिए फैसले लिए जाते, तो इसलिए इंडियन पीपल्स का होना ज़रूरी था, इसलिए के खिलाफ क्या कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये हमारा इसका राइट आंसर फर्स्ट है। इसके बाद ये थर्ड है, द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो कितने टाइम तक राज्यसभा मनी बिल को अपने पास रख सकता है सोचने समझने के लिए, विचार विमर्श के लिए? तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है 14 डेज़, ठीक है। 14 डेज़ पूरे होते ही उसे या तो बिल पास करना होता है या फिर वापस रिकन्सिडरेशन के लिए उसे लोकसभा को भेजना होता है। तो मैक्सिमम उसके पास जो टाइम होता है वो होता है 14 डेज़, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर ये है 44th क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज इन द। हिंदी में प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, जो कि लैंड में है कन्याकुमारी। और तो वो कहाँ पर है? देखिए, ऐसे सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम पूरा इंडिया की बात करें तो वो आता है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। वहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लैंड की बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर नीचे कन्याकुमारी है, तो वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है हमारे इंडिया से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है, तो यानी कि इक्वेटर क्या है? हमारे इंडिया के नीचे है। ये अगर हमारा इक्वेटर है तो कुछ इस तरह से इक्वेटर नीचे है और इंडिया थोड़ा सा ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। तो हम क्या कह सकते हैं? साउथ नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ से होके जाती है? इंडिया हमारे बीचों बीच से होके जाती है। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो ये हमारा सही है। देखिए, इक्वेटर के नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर जाती है, यानी कि थर्ड हमारा ऑप्शन सही है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ओशन करंट जो है वो अटलांटिक ओशन को बिलोंग नहीं करती? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो देखिए, अगुलहास करंट, लैब्राडोर करंट, फ्लोरिडा और कैनरी। तो इसका राइट आंसर है अगुलहास करंट।
ठीक है, ये किसकी है, ये इंडियन ओशन की है। देखा होगा वहाँ पर जहाँ पर मेडागास्कर और अफ्रीका स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच में जो जोन है वहाँ पर एगुलास करंट है, यानी कि इंडियन ओशन की है। बाकी सारी कहाँ की है, अटलांटिक ओशन की करंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए पास से क्वेश्चन आता है तो इस पर एक हम स्पेशल टॉपिक वाइज एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम सारे पासेस कवर करेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला काफ़ी फेमस है। इसके बाद सिक्किम का है हमारा नाथुला, और एक और इसका है जो पूछा जाता है जलेपला। नाथुला जलेपला ये दोनों सिक्किम के हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे गरीबी का आकलन किया जाता है इंडिया में, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, जो कि हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। क्या होता है कि जो जितना भी कंजम्पशन या इनकम होता है उसको देखते हैं, वो अगर मिनिमम एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, अगर वो मिनिमम लेवल से नीचे आती है तो बीपीएल इशू किया जाता है। आपने सुना होगा बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, ये किसके नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये होता है किसके बेसिस पे पॉवर्टी तय की जाती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है एक फैमिली का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को और जल्दबाजी में गलत लगा जाते हैं। इसमें पूछा है भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। अदरवाइज अगर परमानेंट वर्ड नहीं आता है, पूछा जाता है फर्स्ट कौन थे प्रेसिडेंट संविधान सभा के यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आता है राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी बनाए गए थे, इसके बाद परमानेंट राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन। देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ये यूपी का था, और इसमें जो ये पूरा हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925। कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन सही है इसका, 9 अगस्त 1925 ये इसकी पूरी डेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज, यानी कि भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है इसका राइट आंसर। जिम कॉर्बेट है जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है, इसको याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और इसी का एक पार्ट जब वो डिवाइड हुआ है, यूपी से उत्तराखंड डिवाइड हुआ है, तो इसी का अमानगढ़ नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो यूपी में आता है, इसी का पार्ट है। और उत्तराखंड में क्या कहलाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा दुधवा कहाँ पर है, दुधवा यूपी में है। सुना होगा आपने लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी यूपी का, तो यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन है, वहाँ पर है ये दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये केरल में है। मानस नेशनल पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर है, असम का है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में था। उसके बाद 51 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पढ़ते हैं, टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस, टीचिंग इज़ एन इफेक्ट डायरेक्टेड प्रोसेस, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस कन्फाइंड ओनली टू द क्लासरूम। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, शिक्षण एक त्रैमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ये गलत है, सिर्फ क्लासरूम तक रहने वाली सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है टीचिंग। तो ये बाकी सारे तीनों सही हैं। देखिए पेडागोजी के जो क्वेश्चन इसमें हैं वो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी जूनियर असिस्टेंट में है तो वहाँ पे पेडागोजी नहीं है, बाकी सारा है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन रीज़न टू इनिशिएट मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल इस। प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील चलाया जाता है प्रोग्राम, इसका मेन वजह क्या थी, टू एक्सपेंड सोसाइटी, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज एनरोलमेंट, टीचर्स डेवलपमेंट। तो देखिए इसका मेन था टू इंक्रीज़ इनरोलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, बच्चे आएँ। एक्चुअली क्या हो रही थी कि एक चीज़ ये देखी जा रही थी कि इस जो छोटे बच्चे होते हैं
चाइल्ड जो होते हैं वो स्कूलों में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि जो गरीब होते हैं उनका ये कहना था कि अगर वो पढ़ने जाएंगे तो फिर वो उनके पास खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो उस टाइम कोई काम करेंगे और फिर कुछ आएगा उनके पास जो पैसा, उससे वो खाना खाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि ये मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया, जिससे वहीं पे फूड की प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई कि आओ पढ़ो और यहीं पे तुम्हें फूड मिलेगा प्रॉपर। तो ये था कि ज़्यादा इनरोलमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाउंडेड द स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थे थॉर्नडाइक। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद 54th क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट इज, पढ़ने और लिखने की अक्षमता, जो जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने लिखने में, उसे वो एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। सुना होगा ये नाम, बहुत कॉमन है, डिसलेक्सिया कहते हैं। उसमें सही से दिखाई नहीं देता है, वर्ड सही से प्रॉपर दिखाई नहीं देते, इसमें पढ़ने और लिखने में उसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद 55 क्वेश्चन है, An innovation is an idea perceived as new by the individual who said this, किसने कहा है ये? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ये कहा है E.M. रॉजर्स ने। ठीक है, तो राइट आंसर है सेकेंड, E.M. रॉजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस्ड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, भारतीय शिक्षा के इतिहास में देखिए जो एजुकेशन पूरी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी पूरी जो चलाई गई थी, अभी एक नई नहीं हुई थी 2020 में, अभी एक नई हुई है, पूरा प्रोसेस नया बताया गया है। ऐसे ही पहले भी हुई है। ठीक है, कई सारी कमिटीज़ बनी, कई सारे उसमें क्या किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए। तो इस टाइप से हमेशा कमिटी बनती आई हैं और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। तो देखिए इसमें किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया? तो देखिए अलग अलग कमेटी अलग अलग बेसिस पे काम करती थी। इसमें जो हार्टॉग कमेटी थी फर्स्ट वाली, ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन, इस पे इन्होंने क्या किया, इस पे इन्होंने बात की, डिस्कस किया। अब बात करते हैं अदर कमिटीज़ की। यशपाल कमेटी, तो इन्होंने क्या कि इन्होंने एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड, इससे रिलेटेड ये कमेटी है। मेहता कमेटी की बात करें तो मेहता कमेटी वुमेन्स एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहती थी, तो उसमें उसने काम किया है। और जाकिर हुसैन कमेटी किसके लिए थी? ये बेसिक एजुकेशन के लिए थी मेन। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने 57 क्वेश्चन पे। एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्टेंट, परम शून्य स्थित होती है। देखिए यहाँ पे कई सारे स्केल दिए गए हैं, जिनमें से राइट आंसर है रेशियो स्केल। देखिए एक इसकी हायरार्की है, यानी कि सबसे नीचे नॉमिनल स्केल आता है, फिर ऑर्डिनल स्केल आता है, फिर इंटरवल, और देन लास्ट में रेशियो स्केल आता है। तो इंटरवल जो जिसकी प्रॉपर्टी हैं वो सारे प्रॉपर्टी रेशियो स्केल में भी हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, वो है एब्सोल्यूट ज़ीरो की। इसमें ज़ीरो भी होता है, ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा रेशियो स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? देखिए इंट्रोडक्शन जो स्किल ये जो होता है, इसमें क्या ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इसका मेन कंपोनेंट है प्रीवियस नॉलेज। जितनी अच्छी प्रीवियस नॉलेज होगा उतना अच्छा आप किसी इसका इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय NCERT? देखिए क्योंकि टीचिंग एग्जाम है तो इसलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगी। टीचिंग कमिटीज़ जितनी बनी है वो इंपॉर्टेंट हैं, और ये NCERT कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसका फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट एजुकेशन टू अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बाय अप्रोप्रिएट टीचर by which they can able to become the best by using available maximum resources. This definition is given by, देखिए हिंदी में इसको पढ़ लिएगा। ये डेफिनेशन किसने दी है? SN मुखर्जी, कैम्बल, वेलफेयर ग्राय या डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा। तो ये जो डेफिनेशन ये दी है वेलफेयर ग्राय ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड फॉर विच पर्पस? जो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई, वो उसका मकसद क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन किसकी? PWD की, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो कि दिव्यांगजन है, उनकी शिक्षा की बात की गई थी।
ठीक है, ये मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड्स, यानी कि विकासात्मक दिशा की का नियम सम्मिलित करता है पहले कॉर्डल लॉ और प्रॉक्सी मॉडेस्टल लॉ, दोनों लॉ जो हैं ये इंक्लूड इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कल्चरल है, यानी कि सांस्कृतिक है। राइट आंसर इज कल्चरल। उसके बाद हम बात आते हैं 64 पे, क्वेश्चन नंबर द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेले स्क्रिप्ट इज, कौन है इसके, लुइस ब्रेले, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, किसने ये थ्योरी प्रपोज की, ये की पैवलोव ने। राइट आंसर इज 3 पैवलोव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक हेरिडेटरी जीनियस इज रिटन बाय होम, हेरिडेटरी जीनियस किसके थ्रू लिखी गई है, ये लिखी गई है गैल्टन के थ्रू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, न्यूट्रिशियस डाइट, डिजीज़ और इंजरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सारी चीज़ें जो हैं, तीनों चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं इसके डेवलपमेंट को, चाइल्ड के डेवलपमेंट को, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैग्नेस लर्निंग हायरार्की इज, देखिए गैग्नेस लर्निंग हायरार्की एक है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, उसका फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर रूल लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड रूल, फिर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल्स डू नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम इज, सृजनात्मक समस्या का समाधान वो अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं दे पाता, अटेंशन नहीं उस पर कर पाता है, वो कौन सी होती है, इंक्यूबेशन। उस स्टेज को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है ये वाला, ये है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। उसके बाद क्वेश्चन है एडिबल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, हम लोग को पता है एडिबल सॉल्ट कौन सा होता है, NaCl होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कैसे कैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा, जब हम हाइड्रोलिसिस देखिए करेंगे, NaCl की हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि प्लस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, HCl बनता है, जो क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। दूसरा ये Na इससे O से OH से प्रोसेस करता है, OH माइनस आयन होते हैं उसमें वाटर में, तो ये NaOH बनाता है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम, अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं, इसे आप करके देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, विल बी 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 2 टाइम्स हो जाएगा उसकी इनिशियल वैल्यू से। कैसे होगा इसको आप करके देखिएगा, हम फॉर्मूला बता रहे हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है K इज इक्वल टू हाफ mv², ये लिखिएगा, एक इक्वेशन बनाएगा K इज इक्वल टू हाफ mv²। नेक्स्ट मोमेंटम का इक्वेशन लिखिएगा P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो इसमें v की वैल्यू उठाकर उसमें रख दिएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये वाला चीज़ मिल जाएगी, 2 टाइम्स मिल जाएगी उसकी इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, ये 2 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, देखिए साउंड वेव्स जो होती हैं उसका नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स होता है जब भी जैसे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा मीडियम है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में वेव जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अगर उस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट शो करती हैं। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट वो शो करती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का।
तो ये कुछ होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनकी कैसे नेचर होता है, उनका अनुदैर्ध्य होता है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 द एटमॉस्फेरिक जोन इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा एटमॉस्फेरिक जोन होता है जिसमें ओजोन लेयर लाई करती है। देखिए बहुत सारे होती हैं लेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो सबसे पहली होती है हम लोग के ऊपर, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है इसमें ओजोन लेयर लाई करती है, इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइरकल्स आर यूज फॉर ब्रीदिंग इन, यानी कि श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है, सिर्फ एक है कॉकरोच, ठीक, इसको याद रखिएगा। स्पाइरकल्स सांस लेने के लिए किस में यूज किया जाता है, कॉकरोच के में होता है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा है थोड़ा सा और ये बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप ओरल इसका आंसर कर सकती हैं। कैसे, इसमें देखिए एक एक्स दिया गया है, एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक्स क्या है, ये एक डिस्टेंस है जो मीटर में शो करी है, और टी यहाँ पर क्या है, सेकेंड है। ये एक इक्वेशन दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी पूछी है पार्टिकल की, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग पूछा है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू हाफ यू टी स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू होती है, जो कि क्या आएगी, -5 आएगी। अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। देखिए विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर सेपरेट एक हम दे चुके हैं वीडियो, IB में है, और इसको थोड़ा सा और बेहतर करके और अपडेटेड करके थोड़ा सा, जिसमें हम सोर्सेज भी डालेंगे, तो एक विटामिन पे फिर से हम वीडियो देंगे, थोड़ा डिटेल में रहेगा, उसको देखिएगा, क्योंकि विटामिन ऐसा पार्ट है जिससे आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस ये जो डिजीज़ है किसकी डिफिशियंसी से होती है, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, यानी कि हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बी से बेरी हो जाता है, होठ फटने लगते हैं, इस टाइप से होने लगता है। और सी में स्कर्वी हो जाता है, जो दांत उसमें प्रॉब्लम होती है। और ए जो हमें यहाँ पर आंखों में क्या हो जाती है, एक स्पॉट आ जाता है, ब्लैक स्पॉट, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, में रात में नहीं दिखाई देता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP विल बी। तो ये इसको याद रखिएगा 2.24 लीटर होता है, इसकी वैल्यू 2.24 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्सेस, ये लास्ट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए जो सबसे वीक फोर्स है, जो में फील भी नहीं होता है, वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीक फोर्स, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें SST का पार्ट फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो फर्स्ट वीडियो जो अभी हमने हिंदी और इंग्लिश का डाला था, उसका तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। 23rd नंबर के कौन है, सुनील अरोड़ा हैं, इनको सब जानते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये तो है मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। देखिए टोटल इलेक्शन कमीशन में 3 होते हैं मेन, एक होता है मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जो वो 2 हैं उनके नाम भी पता होना चाहिए, उनसे पूछ लिया जाता है, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। आई रिपीट, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, ठीक है। और ये हैं सुनील अरोड़ा, ये कौन है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये 23rd नंबर के हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। देखिए जो डेज होते हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में हमने देखा है कि पूछे गए हैं। तो डेज और उनकी थीम थोड़ा सा देख लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स 25 मई, तो ये डेट अपने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
क्यों? क्योंकि जब इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था तो जो नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी वो यही डेट थी 25 में। ये ब्लैक डे भी कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 29 जून जो कि सेकेंड ऑप्शन है, उसमें उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे में, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे में। और फिर 29 अगस्त ये हमारा है नेशनल स्पोर्ट डे। तो देखिए ये आसपास की डेट हैं, बस मंथ अलग अलग हैं, तो इन्हें ध्यान रखिए। फर्स्ट पहले कौन सा आएगा? मई आएगा। 25 में नेशनल इमरजेंसी इस दिन लागू हुई थी। फिर आएगा 29 जून, एक दिन एक महीना आगे 29 जून को क्या हुआ था? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 29 ही अगस्त में क्या है? नेशनल स्पोर्ट डे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है 4। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 103। देखिए इसमें है हु रोड द एपिक बुद्ध चरित्रम, ठीक है। बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये हर किसी को पता है, अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? देखिए अभी हमने कहा था कि थीम से और डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 का है तो इसमें 2018 का पूछा है। तब थीम थी बेस्ट प्लास्टिक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ये थीम थी। और इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम 2020 की बात करते हैं, देखिए हम करंट का भी बताते चलेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका करंट जानना ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट डे जो इस बार का 2020 का था, उसमें थीम थी बायोडाइवर्सिटी, इसको ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018? आप सबको पता होगा कुछ ही टाइम पहले 2020 का हैप्पीनेस इंडेक्स निकली है रिपोर्ट, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है। और इंडिया की अभी रैंकिंग की हम बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2018 में रैंकिंग थी 133, ठीक है, 133 इसका राइट आंसर है। बट इसको इग्नोर रखिएगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और अभी हम करंट का बताते हैं, उस डेटा को चाहिए तो कहीं नोट कर लिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, 2020 का जो डेटा है उसमें 144 नंबर पे है हमारा इंडिया, ठीक है, 144 नंबर पे है हमारा इंडिया। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिनलैंड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इस डेट के बजाय ये ध्यान रखिएगा, इस रैंक की बजाय ये ध्यान रखिएगा 144 है 2020 की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ अ कल्ट नेम्ड नाथ पंथ? नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ कर्नाटका? फोक डांस, क्लासिकल डांस से बहुत क्वेश्चन आता है, तो कर्नाटका का देखिए यक्षगान है, यहाँ पे राइट आंसर यक्षगान है। अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो गरबा, गरबा गुजरात का है, ये तो बहुत फेमस है, ये सब जानते हैं। चरकुला यूपी का है। ज्वारा जो है वो बुंदेलखंड का है, ठीक है, ज्वारा हो सकता हो किसी को ना पता हो, तो ज्वारा अच्छे सुन लिए, बुंदेलखंड का ज्वारा है, चरकुला यूपी का है और गरबा गुजरात का है। और यक्षगान कर्नाटक का फोक डांस है, ये काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैलाशनाथ टेम्पल शिवा टेम्पल एट कांचीपुरम कंटेनिंग स्कल्पचर विद पेंटिंग्स इन द इनर वॉल्स वॉज बिल्ट बाय? देखिए कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जो कि शिव मंदिर है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? का आंसर है नरसिम्हावर्मन 2, नरसिंहवर्मन 2, इसे ध्यान रखिए, कैलाशनाथ टेम्पल नरसिम्हावर्मन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर? देखिए मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पर कुछ डांस दिए गए हैं, फिर से क्वेश्चन है, तो कजरी, देखिए कजरी है यूपी का। अगर हम चरकुला की बात करें तो भी हमने बताया था यूपी का है ये भी। पंवारा जो है ये महाराष्ट्र का है और ये एक ट्राइबल डांस है, तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, महाराष्ट्र का है पंवारा और ये एक ट्राइबल डांस है। और नकटा जो है ये भी महाराष्ट्र का है। तो मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है? ये कजरी के लिए फेमस है, ठीक है, कजरी यूपी से बिलोंग करता है। और मिर्ज़ापुर कहाँ है? यूपी से बिलोंग करता है, इसलिए मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है? कजरी से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज 100
एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड, जो 100 नंबर पे जो एयरपोर्ट बना है वो किस स्टेट में है इंडिया का, तो ये है सिक्किम में है। इसका नाम भी पता होना चाहिए, तो इसका नाम है पैकयोंग एयरपोर्ट। ठीक है, सिक्किम में है पैकयोंग एयरपोर्ट। ये 5 हाईएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, तो ये इसकी खासियत है। और ये कौन से नंबर का है, 100वें नंबर का है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो इंदिरा गांधी टर्मिनल ये तो सबको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो भी एक लिस्ट देख लिएगा, तो ये काफ़ी आते हैं। तो अगर हम ग्लास और सिरेमिक की बात करें तो ये कहाँ का है, ये खुर्जा का है। खुर्जा का बहुत फेमस है। और अगर हम और की बात करें तो आगरा में सबको पता है, यहाँ पे टूरिज़्म के लिए फेमस है। यहाँ पे हेरिटेज साइट दो, एक आगरा फोर्ट और दूसरा ताजमहल हमारा, और दूसरा फतेहपुर सीकरी, ये दोनों हेरिटेज साइट भी हैं। और खुर्जा यहाँ ग्लास सिरेमिक के लिए फेमस है। और कानपुर की अगर हम बात करें तो वो टेक्सटाइल लेदर के लिए फेमस है। फिरोज़ाबाद से एक क्वेश्चन ये आता है कि कांच का सामान, कांच की चूड़ियाँ हो गई, ये सब जो सामान होता है ग्लास वेयर्स, ये फिरोज़ाबाद के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्लास और सिरेमिक का खुर्जा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018। ठीक है, रमन मैग्सेसे पूछा है 2018 का, तो उस टाइम पे भरत वाटवानी थे। ठीक है, भरत वाटवानी थे। और अगर हम अभी करंट की बात करें तो 2019 में इंडिया के कौन थे, रवीश कुमार थे, जिनको ये अवार्ड दिया गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड। आर से रमन, आर से रवीश। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला, रवीश कुमार को 2019 में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु हैज़ बीन गिवन द भरत भारती अवार्ड ऑफ द ईयर 2017 बाय यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट। देखिए ये ध्यान रखिएगा ज़रूर, किसके थ्रू दिया गया है भारत भारती, यूपी हिंदी इंस्टीट्यूट। तो ये 2017 का जो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो 2019 में अवार्ड मिला है भारत भारती अवार्ड यूपी के थ्रू। ये इनका नाम है डॉक्टर सूर्य बाला, डॉक्टर सूर्य बाला। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सूर्य बाला, ये 2019 की हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स द नोबेल प्राइज 2018 हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड। कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 घोषणा नहीं की गई थी, तो देखिए 18 में लिटरेचर के लिए अनाउंस नहीं किया गया था, बाकी मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका आया था। और भी एक बात है, नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हर पेपर के लिए। तो अभी जो 2020 का जो नोबेल प्राइज़ था उसकी पूरी लिस्ट हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें ट्रिक वाइज याद कराएंगे कि ताकि याद हो जाए कि वहाँ पर देखते ही आप वहाँ पर टिक कर दें अगर नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर ऑफ यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 वुमेन्स सिंगल वॉस। उस टाइम पे जो यूएस ओपन टेनिस हुआ था 2018 का वुमेन्स में, उसमें जीती थी नाओमी ओसाका जीती थी। ठीक, और मज़े की बात यह है कि जो अभी 2020 में जो हुआ है यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल, उसमें नाओमी ओसाका ही फर्स्ट हैं, वही हैं विनर। और अगर हम मेल सिंगल की बात करें, मेल सिंगल की, तो वो डोमिनिक हैं। ठीक है, वुमेन में कौन है, नाओमी ओसाका हैं, और मेल में कौन है, डोमिनिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2017 द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड वॉज बैक्ड। देखिए एक तो ये ज़रूर देखा करिए कि कौन से नंबर का पूछा गया, 65th है और ईयर कौन सा है। मतलब कोई एक भी चीज़ अगर याद होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही जवाब दिएगा, क्योंकि कभी कभी एक साल पहले का पूछ लेते हैं, इस बार का आपने जवाब दे दिया तो वो गलत हो जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है विलेज रॉक स्टार्स। लेकिन अभी करंट में कौन सा हुआ है, ये 2017 का था। तो अभी करंट में जो हुआ है 2019 में, उसमें एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है मैरकर, उसके बाद लाइन ऑफ अरेबियन सी। तो देखिए लाइन ऑफ अरेबियन सी याद रखिए, और मलयालम, एम से मलयालम, एम से मैरकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऑब्वियसली
2017 का ये था, तो 2019 वाला कौन सा होगा, 67 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 67 नंबर का है और मलयालम लैंग्वेज को मिला है और मैरक्कर करके है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल फिल्म अवार्ड उसको मिला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन दिसंबर 2018। देखिए COP होती रहती हैं, तो वो पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हुई थी। तो इसका तो राइट आंसर है कैटोविस, जो कि पोलैंड में था। ठीक है, इसका राइट आंसर है। लेकिन अभी COP 26 जो हुई है ये UK ग्लासगो में हुई है, 2020 की COP 26 थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, COP 26 UK ग्लासगो में हुई है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट ऑन May 11, 2018। ये किस उन्होंने कंट्री में स्टार्ट की, नेपाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, नेपाल। रामायण, देखिए रामायण कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एन पे ख़त्म हो रहा है और नेपाल एन से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है इंडिया का शेक्सपियर, कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज कुंभ मेला इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। देखिए कुंभ मेले में को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो ये कब किया गया, 2017 में शामिल किया गया। ठीक है, 2017 में कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया किसे, कुंभ मेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इज द मेन क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। फिर से डांस एक क्वेश्चन है, तो कथकली कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है, केरला का है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कथक और कथकली में, तो ध्यान रखिए, देखिए केरला में क्या है, एल है, और कथकली में क्या है, एल है। तो कथकली केरला। अब क्या बचा, कथक बचा, वो कहाँ का है, वो यूपी का है। ठीक है, कथक यूपी का है। अगर हम और स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सा चलता है, कुचिपुड़ी चलता है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, ये भी के से है और इसमें पी आगे जुड़ जाता है, जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये आसपास के जो साउथ के स्टेट है इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद है कर्नाटक में, अभी बताया था यक्षगान है, ये वहाँ का फोक डांस है। ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सौरभ चौधरी, जो भी स्पोर्ट्स देखते हैं उन्हें पता होगा, सौरभ चौधरी शूटिंग से रिलेटेड हैं। द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज, कितनी हाइट है, 182 मीटर है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी बात करें तो देखिए इसको डिज़ाइन किया था राम वांजी सूतर थे, वो डिज़ाइनर कौन थे, उन्हें और टैगोर अवार्ड भी मिला बेस्ट स्कल्प्टर पे। ठीक है, बेस्ट स्कल्प्टर अवार्ड मिला राम वांजी सूतर को, जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी को। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि कहाँ है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के पास। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन इज नाउ रेडी, इट्स नेम इज, इसका क्या नाम है, ट्रेन 80 नाम है। ठीक है, ट्रेन 80 नाम है जिसमें इंजन नहीं है, इंजन रहित रेलगाड़ी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन मार्च 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 2018 की चाहे 2020 की बात करें, जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है, उस टाइम पे भी प्रत्यूष था और अभी भी प्रत्यूष है, तो ये याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट इंडिया का प्रत्यूष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट फिल्म ऑफ द 90th ऑस्कर 2018 इज, कौन सा था, द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, ये इस टाइम पे था 2018 पे। अगर हम 2020 की बात करें तो ये था पैरासाइट थी मूवी, बेस्ट फिल्म जो अवार्ड मिला था पैरासाइट को मिला, और ये किस नंबर का था, 92 नंबर का था। ठीक है, 2020 का कौन सा था, 92 नंबर का था, और साइट। ठीक है, पैरासाइट मूवी थी, 92 ऑस्कर अवार्ड था, और ये 2020 का है बेस्ट फिल्म मूवी।
उसके बाद हम HDI की अगर हम बात करें, अभी पहले हमने कौन सा इंडेक्स पढ़ा है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ा था जिसमें रैंक थी इंडिया की 144। ठीक है, अब आया है HDI। इसमें इसका राइट आंसर है 2018 में 130th रैंक थी, इसे भूल जाइएगा, बिल्कुल याद मत रखिएगा। HDI की अब रैंक है 131। ठीक, यानी कि 2020 में क्या रैंक है, 131 रैंक है। ठीक है, 131 है, और हैप्पीनेस में कितनी थी, 144 थी। उसके बाद अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हैप्पीनेस में फिनलैंड था, और ये HDI यानी कि डेवलपमेंट में कौन है, नॉर्वे था। ठीक है, नॉर्वे है, तो चाहिए इसे नोट कर लिएगा। 2020 का नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया की रैंक 131 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। देखिए बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, और बुक का एक हमने जो है 2020 की कवर की हैं, एक वीडियो बनाया था, IB सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर हुआ था उसके लिए हमने पूरी सीरीज़ बनाई थी, तो उसमें 2020 का पूरा करंट अफेयर्स हमने सब्जेक्ट वाइज किया है, और ये जो करंट के टॉपिक्स हैं इन पे भी बनाया, तो बुक्स का भी है, उसी से ये एक बुक आई है। देखिए उसमें हमने मेंशन की है संजय बारू, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखी थी, संजय बारू ने लिखी है। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो, उससे आप देख लीजिएगा, 2 पार्ट में है बुक, सेट 1 और सेट 2 IB की सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक एग्जाम वॉरियर इज रिटन बाय। ठीक है, एग्जाम वॉरियर किससे लिखी है, सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी ने लिखी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द नॉवल मिल्क मैन इज। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस टाइम पे था, अब इससे क्या बन सकता है ये भी बताएंगे। देखिए मिल्क मैन ये क्यों पूछी गई है, एक रैंडमली एक बुक के ऑथर पूछे गए हैं। देखिए इसके ऑथर है एना बर्न्स। क्यों इनको पूछा गया है, क्योंकि उस टाइम पे इनको कौन सा अवार्ड मिला था, मैन बुकर अवार्ड मिला था। और देखिए जो भी अवार्ड मिलता है अगर वो किसी बुक पे मिलता है तो वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मिल्क मैन पे एना बर्न्स को मिला था, ये क्वेश्चन अभी भी इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके लिए, क्योंकि इन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला था। अगर अभी हम 2020 की अगर हम बात करें मैन बुकर अवार्ड की, तो अभी मिला है डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट को मिला है, किसके लिए, शगी बैन करके इनकी बुक है उसके लिए मिला है। ठीक है, शगी बैन करके एक बुक है, वो आप देखिएगा नेट पे, तो एग्जैक्टली स्पेलिंग देख लीजिएगा, शगी बैन करके है, तो उस पर इनको मिला है, डगलस स्टुअर्ट को मिला है। किस पे, मैन बुकर अवार्ड मिला है डगलस स्टुअर्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पूरा सेशन फिनिश हो जाता है। 30 क्वेश्चन थे हमारे SST के, फिनिश हो जाते हैं। अब हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का थर्ड पार्ट बनाएंगे, उसको देखिएगा। और हमारा मैथ्स की बस यूपी टेट के 2 प्रीवियस पेपर बचे हैं, उसके बाद हम मास्टर वीडियो डालेंगे। EVS और साइंस का मास्टर वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।